नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली में नए औद्योगिक क्षेत्रों में किसी विनिर्माण इकाई को इजाजत नहीं दी जाएगी और वहां केवल सेवा और हाईटेक उद्योगों की ही इजाजत होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यह बात कही। केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र ने इस मामले में दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसे लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाली मौजूदा विनिर्माण इकाइयों को सेवा या हाईटेक उद्योग में परिवर्तन का विकल्प दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा उद्योग पर आधारित है। हाईटेक और सेवा उद्योग को औद्योगिक क्षेत्रों में सस्ती दरों पर जगह मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहां पर केवल और केवल सर्विस इंडस्ट्री और हाईटेक इंडस्ट्री को ही इजाजत मिलेगी। अब दिल्ली में किसी भी नए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया है दिल्ली के सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए। हमने कुछ साल पहले ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और अभी एक दो दिन पहले केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनकी सबकी पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में मोटे मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउड होती थी। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं दिल्ली में। आप देखते होंगे सरिये बनाने की, स्टील की, प्लास्टिक की, किस्म किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाती है। आप देखते हैं वहाँ पे कितना, अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो कितनी बुरी हालत वहाँ देखने को मिलती है। अब ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहाँ पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एक बड़ा फैसला लिया गया है, अब औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी विनिर्माण इकाई को मंजूरी नहीं मिलेगी दिल्ली में। किस तरह का ये फैसला है, ये फैसला लिया क्यों गया है, पूरी जानकारी। जो बढ़ता चला जा रहा है दिल्ली के अंदर, उसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के पास एक सुझाव भेजा था। उसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने अब मंजूरी दे दी गई है। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि हाईटेक इंडस्ट्रियल एरिया और कह सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, उनको अब परमिशन दिल्ली सरकार के द्वारा ही नई गाइडलाइन के द्वारा मिलेगी। क्योंकि इसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली सरकार जितनी भी पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रियां हैं यानी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनको इस तरीके की परमिशन नहीं दी जाएगी और जो हाईटेक इंडस्ट्री होगी उनको ही परमिशन दी जाएगी। यानी कि सीधा सीधा कहे तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो प्रक्रिया की जा रही है वो यही प्रक्रिया है। और कोशिश ये की जाएगी जितनी भी इंडस्ट्रियल एरिया से या फिर कहे जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, जो भी फैक्ट्री पॉल्यूशन फैलाती थी अब वो पॉल्यूशन नहीं फैला पाएंगी। क्योंकि हाईटेक करने के बाद लगता है कि दिल्ली सरकार को इस तरीके की कड़े कदम उठाने के बाद पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर काफी हद तक कम हो जाएगा। मगर देखना होगा कि ये प्रक्रिया किस दिन से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी। जी राजीव, ठीक है, नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को परमिशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो पहले से चली आ रही है, क्या उनके लिए कोई बड़ा फैसला लिया गया है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कहीं जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां जो पहले से चल रही थी उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं फेरबदल किया जाएगा। मगर अभी तक वो फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, मगर उनके लिए एक नया रूल बनाया जाएगा ताकि उस नए रूल के द्वारा ही उनकी फैक्ट्रियां चल पाएंगी। अगर वो पोल्यूशन स्तर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी फैक्ट्रियों को शायद बंद भी किया जा सकता है या फिर सील भी किया जा सकता है। तो अगर वो हाईटेक करते अपनी कंपनियों को या फिर फैक्ट्रियों को तो ही दिल्ली के अंदर परमिशन मिलेगी। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी क्योंकि बिजनेसमैनों के पास
अभी बिजनेस नहीं है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। एक तरफ पॉल्यूशन कंट्रोल करना है, दूसरी तरफ कोरोना काल है और तीसरी तरफ व्यापारियों के पास व्यापार नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है केंद्र सरकार के साथ मिलकर उसको सॉल्व करने की और यहाँ तक कि पॉल्यूशन का जो स्तर है उसको भी कंट्रोल करने की। जी राजीव, मौजूदा जो विनिर्माण इकाइयां हैं उनको हाईटेक उद्योग में कन्वर्ट करने का एक ऑप्शन दिया गया है, लेकिन क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि उन्हें कितनी समय सीमा में उन्हें कन्वर्ट करना है, हाईटेक होना है, और क्या इसके लिए कोई अलग से गाइडलाइन भी निकाली गई है कि किस तरह से क्या कुछ हाईटेक होने का मापदंड होगा? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से ये दिल्ली सरकार ने जो केंद्र सरकार के पास सुझाव भेजा था हाईटेक नए निर्माण करने की और कहीं ना कहीं जो कंपनियों को कह सकते हैं हाईटेक बनाने की, तो वो कहीं ना कहीं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सारी जानकारी दी गई थी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। मगर देखना होगा कि इसकी जो डेट है या फिर कहें जो समय सीमा जो रखी गई है वो कब से लागू होगी और किस तरीके से होगी, मगर अभी दिल्ली सरकार की तरफ से इतनी ही जानकारी मिल पाई है। मगर हाँ ये जरूर है, जिस तरीके से उन्होंने हाईटेक करने की कोशिश की जा रही है या फिर कहें इंडस्ट्रियों को हाईटेक बनाने की कोशिश की जाएगी, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए नहीं पूरे हर शहरों के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ये रोल मॉडल यहाँ पे दिल्ली के अंदर कामयाब हो जाता है तो लगता है कि केंद्र सरकार और राज्यों के अंदर भी इस तरीके की हाईटेक कंपनियां बनाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया जब हाईटेक होगा तो कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर कंट्रोल में होगा और उसको लेकर ही लोगों को फायदा भी होगा। मगर देखना होगा ये सारी कार्रवाई कब तक शुरू हो पाएगी और कब तक की जाएगी, इसकी जानकारी अभी आने वाले समय के अंदर ही पता लग जाएगा। जी देखिए, राज्य सरकार की जो मंशा है वो साफ है कि किसी भी हाल में प्रदेश से प्रदूषण का जो स्तर है वो कम करना है। हर साल लोग इस समस्या से दो चार होते ही हैं कि प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। मंशा साफ है, लेकिन ये भी जानकारी चाहेंगे कि फिलहाल दिल्ली की स्थिति प्रदूषण को लेकर क्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो अभियान चलाया गया था दिल्ली सरकार की तरफ से कि रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, क्या ये अभियान सफल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नए नए अभियान लेके आ रही है। यहाँ तक कि हर बार एक वो ऑडिबल भी लेके आती था ताकि जो गाड़ियों की जो कह सकते हैं जो रफ्तार है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की बात थी। मगर भाई जिस तरीके से बात करें अब रेड लाइट पर जो कह सकते हैं गाड़ी रेड लाइट ऑफ और इंजन ऑफ करवाने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा हद तक नहीं तो कुछ हद तक तो कामयाब है। क्योंकि अगर गाड़ियों की जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा, यानी कि अगर 10% भी कंट्रोल होता तो कहीं ना कहीं दिल्ली को कहीं ना कहीं 10% का पॉल्यूशन कम झेलना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से लगातार पराली जल रही है, उनका जो कह सकते हैं जो धुआं दिल्ली के अंदर आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और तीसरा ये कह सकते हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो कह सकते हैं जो धुआं निकलता था या फिर पॉल्यूशन फैलता था वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करिए। मगर इसके अंदर टाइमिंग लगेगी, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है और लगता नहीं है कि जितनी भी अब कार्रवाई की जाएगी ये इस बार लागू हो पाएगी। लगता नहीं है कि ये आने वाले समय के अंदर कुछ लोगों को राहत होगी। मगर हाँ ये जरूर है, अगर अगली बार यानी कि पराली जलती है तो कहीं ना कहीं जब फायदा हो सकता है, मगर अभी उसके लिए समय है और दिल्ली सरकार कड़े कदम अगर अभी नहीं उठा पाएगी तो शायद कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर दिल्ली सरकार को हो सकती हैं। जी शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक और फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला केंद्र सरकार के साथ मिलकर लिया गया। अब कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है दिल्ली में उसको अब परमिशन नहीं मिलेगी और जो पुरानी जो कंपनीज इस समय बनी हुई है उनको हाईटेक करना ही होगा। इस तरह का फैसला दोनों ही सरकारों की तरफ से लिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बांग्लादेश के कोमिला जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों की उग्र भीड़ ने हिंदू समुदाय के कई घरों में लूटपाट करने के बाद इन्हें तहस नहस करके आग लगा दी। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक चरमपंथियों ने फेसबुक पर इस्लाम के बारे में नकारात्मक टिप्पणी किए जाने की अफवाह पर इस घटना को अंजाम दिया। यह हमला रविवार को शहर के मुरादनगर इलाके में हुआ। बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर भारत में भी सियासत अब गर्मा गई है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऐसे में इस घटना के बाद इस्लामिक कट्टरपंथ पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा की गई इस वारदात के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। घटना बांग्लादेश के कोमिला जिले में हुई। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ ये घटना उस समय हुई जब अफवाह फैली कि वहां पर रहने वाले एक हिंदू ने फ्रांस के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए इस्लाम की निंदा की। इस अफवाह को फैलते ही देखते जो इस्लामिक जो कट्टरपंथी हैं वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया। ये जानकारी मिल रही है कि इस अफवाह के फैलते ही काफी संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी इकट्ठा हुए। उन्होंने हिंदुओं के
कई घरों पर एक साथ हमला बोल दिया। पहले इन घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई और बाद में इन घरों को आग के हवाले कर दिया गया। तो बांग्लादेश के कोमिला जिले में इस्लामिक कट्टरपंथियों की उग्र भीड़ ने हिंदू समुदाय के कई घरों में लूटपाट करने के बाद इन्हें तहस नहस करके आग लगा दी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार चरमपंथियों ने फेसबुक पर इस्लाम के बारे में नकारात्मक टिप्पणी किए जाने की अफवाह पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। यह हमला रविवार को शहर के मुरादनगर इलाके में हुआ। बांग्लादेश में हुई इस घटना को लेकर अब भारत में भी सियासत गर्मा गई है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में फ्रांस के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में इस घटना के बाद इस्लामिक कट्टरपंथ पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा की गई इस वारदात के बाद से ही उस इलाके में तो तनाव की स्थिति बनी ही हुई है। यहाँ भारत में भी इस पूरे मसले पर सियासत गरमाई हुई है और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि ये अफवाह फैली थी कि वहाँ के रहने वाले एक हिंदू ने फ्रांस के राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए इस्लाम की निंदा की। इस अफवाह के फैलते ही काफी संख्या में इस्लामिक कट्टरपंथी जमा हो गए। उन्होंने हिंदुओं के कई घरों पर एक साथ हमला बोल दिया। पहले इन घरों में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई और बाद में इनके घरों को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि अभी ये जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है कि क्या जनहानि इस पूरे घटनाक्रम में हुई है, लेकिन ये साफ है कि कई अल्पसंख्यक समुदाय वहां के जो हिंदू हैं उनके घरों को आग के हवाले किया गया है। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक मनीष सिंधवी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद सर, मैं आपसे सबसे पहले तो प्रतिक्रिया चाहूंगी। बांग्लादेश के कोमिला जिले की इस घटना से हम अपने दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं, जहां कुछ कट्टरपंथियों ने मुस्लिम जो कट्टरपंथी उन्होंने हिंदुओं के घर को आग के हवाला कर दिया, महज एक अफवाह के चलते। ये अफवाह वहां पर फैल गई कि इस्लाम धर्म को गलत बताया जा रहा है या उसकी निंदा की जा रही है। उसके बाद इस तरह का माहौल फिलहाल बांग्लादेश में बन गया है कोमिला जिले में कि वहां पर हिंदू समुदाय अभी अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहा। सबसे पहले तो सर इस पूरे मसले पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। देखिए, ये चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से एक्सट्रीमिज्म पूरे दुनिया में बढ़ रहा है, और मैं उसको किसी धर्म से नहीं देखता हूं, मैं एक सोच में गिरावट के तौर पर देखता हूं उसको, कि जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है पूरी दुनिया में ये ह्यूमन रेस के लिए अच्छा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। और अगल बगल के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें खास तौर से जो एनिमिटी डेवलप करती है वो फिर कई जनरेशन तक चलती है और देश का जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर करता है। सर, फ्रांस का जो ये मसला है, इसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हमारे देश में भी हुए। आखिर इस तरह का माहौल क्यों बन रहा है? फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या बयान दिया और उसके बाद से पूरे ही दुनिया में हम देख रहे हैं कि किस तरह से उनके बयान की निंदा हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं रहा, राष्ट्रपति के खिलाफ तमाम विरोध प्रदर्शन किए गए। इस पूरी स्थिति को आप किस तरह से और किस नजरिए से देखते हैं? क्या इतने इनसिक्योरिटी अब लोगों में हो गई है अपने धर्म को लेकर? नहीं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई एक आदमी अगर कोई बात कहता है और आपका पूरा धर्म खतरे में पहुंच जाए। मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि एक आदमी ने कुछ कहा या कोई कार्टून बना दिया, मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ कि उससे धर्म खतरे में पड़ जाएगा। दूसरी बात, कोई भी चीज अपने हाथ में लेकर कानून अगर करी जाएगी तो फिर दुनिया जंगल राज में कन्वर्ट हो जाएगी, जहां जंगल से जानवरों के बीच हम लोग व्यवहार करते हैं ना, कि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, जिसका जो मन करेगा वो कर लेगा, तब से दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। अगर ये संविधान और कानून से ना चले तो ये तो फिर रहने लायक नहीं रहेगी। और ये जो जिस स्थिति में बहुत सारे मुल्क इस दुनिया के इस वक्त हैं, उसी स्थिति में हम सब पहुंच जाएंगे। तो मैं तो उससे बहुत सहमत नहीं हूं और मैं के फेवर में जो लोग खड़े हैं उनकी भी भर्त्सना करता हूं कि उन लोगों को उनके साथ नहीं खड़े होना चाहिए और कट्टरपंथियों को किसी धर्म के हो हमें उनका खुलकर विरोध करना चाहिए। बिल्कुल मनीष जी, अपने देश की हम बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार इस तरह का मसला उठ चुका है और पाकिस्तान ने तो कई बार ये मामला उठाया है कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय जो है वो सुरक्षित नहीं है। क्या वाकई में मानते हैं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं जाति की जो ये राजनीति है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है? आप राजनीतिक लिहाज से भी बताइए सर, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव हम जगह जगह देखते हैं, उसके अलावा जातिगत राजनीति को इतना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया है कि वाकई में कहने को हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा और हमारे देश के राजनेता पता नहीं किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। देखिए बलवीर जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। एक तो मैं पाकिस्तान के बयान सिरे से खारिज करता हूं, वो किसी भी तरीके से बोलने लायक नहीं है। उनका चेहरा, कम से कम वो जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन उनके यहाँ होता है, वो हमारे ऊपर टिप्पणी करने लायक नहीं है। हाँ, हमें
सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। और आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं कि हमारे यहाँ जातीयगत विद्वेष और धार्मिक विद्वेष दोनों चरम पर पहुंच गया है और उसका फायदा अब सब लोग उठा रहे हैं। किसी एक पार्टी पर उंगली रखना खराब है, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम तुष्टीकरण करता है तो कोई हिंदू तुष्टीकरण करता है, कोई किसी एक जाति की बात करता है तो कोई, अब सब हर आदमी अपने फायदे की बात कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या है, इसने देश को एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया है कि अब हम 70 साल बाद अफगानिस्तान और सीरिया जैसे और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को आदर्श मानने लगे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। भविष्य को किस तरह से देख रहे हैं सर? वर्तमान के हालातों को देखकर क्या लग रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? आने वाली पीढ़ी के लिए यही तो ये जहर भरा जो एटमॉस्फेयर है, ये सबसे खराब है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने आने वाली संतति के लिए क्या छोड़ जाएंगे? एक सिविल वॉर में उलझा हुआ मुल्क, एक लड़ती हुई दुनिया, या एक सुरक्षित साफ स्पेस जहां पर वो कमा खा सके, डेवलप कर सके अपने आप को? हम कैसा मुल्क छोड़ना चाहते हैं, ये हमें आपको आज तय करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो इतने खराब स्थिति में भी कभी नहीं रहे और अभी भी कोई खराब स्थिति में नहीं है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर इस तरह का हमला होता है, वहां पर उनके घरों को तहस नहस कर दिया जाता है। क्या हमारा देश ये उम्मीद कर सकता है कि बांग्लादेश की सरकार इस मसले पर कोई कार्रवाई करेगी? और वाकई में मैं बांग्लादेश की सरकार से उम्मीद करूंगा कि उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि एक मैसेज कन्वे हो कि बांग्लादेश और भारत के संबंध मधुर थे, मधुर हैं और मधुर रहेंगे। बिल्कुल, इस तरह का जो मैसेज है वो कन्वे तो करना ही चाहिए, लेकिन स्थिति कुछ उलट ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि हमारे चैनल को जानकारी मिली है कि ये जो मामला है शनिवार देर रात का है और अभी तक सिर्फ एक ही शख्स को इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया गया है। तो इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वहां पर भी इसी तरह से जातिगत भेदभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है? एक्चुअली क्या है कि जो सरकारें चाहे बांग्लादेश में चाहे पाकिस्तान में, ये जो कट्टरपंथियों का दखल बढ़ता जा रहा है, इसने हमारे पड़ोसी मुल्कों को एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा किया, एक ऐसे दोराहे पर लाके, वो ऐसा नहीं कि वो खुद भी खुश है उसमें। आप पाकिस्तान की अगर आर्थिक स्थिति देख लीजिएगा तो बर्बादी की कगार पर पाकिस्तान है। इसी तरीके से बांग्लादेश को देख लीजिए आप, बांग्लादेश डेवलप कर रहा है लेकिन यही कट्टरपंथी बार बार उसके डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये अब तो सरकारों को तय करना पड़ेगा कि वो क्या चाहती हैं। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए मनीष जी। तो ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है बांग्लादेश से, जहां हिंदू समुदाय के कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सिर्फ एक अफवाह के चलते इस तरह के घटनाक्रम को वहां पर अंजाम दिया गया है और इस पूरे मसले में अभी तक एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। देखने वाली बात यह रहेगी, चूंकि भारत में भी सियासत गरमाई हुई है, ऐसे में देखना यह रहेगा कि क्या कुछ कार्रवाई वहां के प्रशासन और वहां की सरकार के द्वारा इस घटनाक्रम पर की जाती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ के बाद अब हरियाणा के रेवाड़ी में भी लव जिहाद से जुड़ा मामला तूल पकड़ने लगा है, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। विज ने कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिस पर हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से कानून बनाने पर विचार कर रही है। बता दें कि रेवाड़ी जिले के खोल थाना के अंतर्गत एक और लव जिहाद का मामला सामने आया है। इस मामले में भी एक मुस्लिम शख्स हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर 9-2-11 हो गया। परिवार की शिकायत पर 11 अक्टूबर को खोल थाने में मामला तो जरूर दर्ज किया गया था, लेकिन 21 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस युवक युवती को ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। आज इस मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिशें हो रही हैं, इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। विज ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और SIT बनाकर मामले की जांच की जा रही है। वहीं विज ने बताया कि लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। नहीं, उसमें FIR दर्ज कर ली गई है और कई लोकेशंस पर मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। पुलिस उनको पकड़ने के लिए गई हुई है और टीमें बनाई गई हैं और SIT बना के इसकी जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो है मामले ये सामने आ रहे हैं, दूसरा मामला ये सामने आ गया, ठोस कार्रवाई जो है वो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। देखिए, ये जो प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करने के प्रयास चल रहे हैं, इन पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और रोक लगाने के लिए इसको जो लव जिहाद का नाम दिया जाता है, उसके लिए हम कानून बनाने पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कंसल्ट भी कर रहे हैं और इसको रोक लगा।
और इस मसले पर भी चर्चा के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान मनीष जी लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष जी, लव जिहाद पर एक अलग ही बहस हमारे देश में छिड़ी हुई है। फरीदाबाद में निकिता मर्डर केस के बाद से ही लगातार जो ये मसला है वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आ रहा है। इस मसले पर मैं आपकी प्रतिक्रिया और आपकी राय जानना चाहूंगी। क्या है ये लव जिहाद, और जिस तरह के तर्क लव जिहाद को लेकर राजनेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या आप उन तर्कों से सहमत हैं? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं पल्लवी जी इसको इस लिहाज से देखता हूं कि ये मसले लॉ एंड ऑर्डर के हैं। एक लड़के ने एक लड़की को गोली मारी, अब वो मुस्लिम था वो हिंदू था, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि लड़के ने एक लड़की को गोली मारी, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर से सॉल्व होना चाहिए। एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को छेड़ा, हमारे क्या न्यूज क्या बनती है, एक मुसलमान ने हिंदू को छेड़ दिया, गलत। एक बेहुदा लड़के ने एक लड़की को छेड़ा, आप उसको तुरंत लॉ एंड ऑर्डर उसको बंद करिए, उसको सजा दीजिए। सवाल इस बात का है कि इसको जातिगत एंगल क्यों दिया जाता है। एक सवर्ण लड़के ने दलित लड़की को छेड़ दिया, इस तरीके की न्यूज नहीं बननी चाहिए। और जो हमारे राजनेता हैं इसको जो उभारते हैं यही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप स्वयं देखिए, हम लोग एक कानून से गवर्न होते हैं और वो कानून में जातियां नहीं लिखी हुई हैं कि अगर मुसलमान हिंदू को छेड़ेगा तो क्या सजा दी जाएगी, अगर दलित को सवर्ण मारेगा तो क्या सजा दी जाएगी, सवर्ण को दलित मारेगा तो उसमें ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है एक आदमी को मारेगा, एक औरत को मारेगा तो उसको ये सजा दी जाएगी। वहां जातियां नहीं लिखी हुई हैं। तो आप कानून को अपना रास्ता तय करने दीजिए। लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का नाबालिग हिंदू लड़की के साथ करता है तो जो सबके लिए है, नाबालिग लड़कियों के लिए जो लॉज बने हैं वो उस लड़के पर भी लगाए जाने चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। अभी आप इसके पहले जिसकी बात आप कर रही थी, जिस विद्वेष की बात कर रही थी, वही तो विद्वेष बढ़ता है जब हम बार बार ये कहते हैं ना कि मुसलमान ने हिंदू को छोड़ा, मुसलमान ने हिंदू, गलत जी। इस तरीके से ये बयानबाजी राजनेताओं को बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल, लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से विद्वेष यहाँ फैलाने की कोशिश की जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इसे कैसे देखा जाए? योगी सरकार ऐलान कर रहे हैं रैली में कि हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे, फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे हैं कि हम इस पर सख्ती से काम कर रहे हैं, हम लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। समझ यहाँ पर ये नहीं आता कि महिलाओं की सुरक्षा का ये मुद्दा है, इसे लव जिहाद का एंगल क्यों दिया जा रहा है? तौसीफ हो या तरुण, बात तो ये है कि एक लड़की के साथ गलत हुआ, एक युवती के साथ गलत हुआ। मैं पूरी तरीके से आपसे इस बात से सहमत हूं और मैं भी यही कह रहा हूं कि आपको कानून बनाने की जरूरत नहीं, कानून आपके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल, अगर कोई किसी लड़की को परेशान करता है, आपके पास ढेर सारी धाराएं हैं, आप उसमें उसको सजा दीजिए ना। आप हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित का एंगल तलाशी क्यों रहे हैं? सर, रेवाड़ी का जो ये मामला सामने आया है, यहाँ पर 21 दिन से एक युवक युवती अपने घर से फरार है। लड़का मुस्लिम समुदाय से है, लड़की जो है हिंदू समुदाय से है। अगर वो लड़का उस लड़की को छोड़ दे तो वो लव जिहाद, और अगर वो खुशी से जिंदगी बसर कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं। ये किस तरह का समाज है या किस तरह की विचारधारा है? अब लव जिहाद के एंगल से जांच की जा रही है और पेरेंट्स को, या फिर यूं कहें कि पुलिस प्रशासन को पता तक नहीं है कि वो सहमति से भागे हैं या वाकई में उसको बहला फुसला कर भगाया गया है। देखिए, ऐसा है कि अगर लड़के और लड़की बालिग हैं तब और अपनी सहमति से गए हैं तब तो कोई एंगल है ही नहीं है। अगर लड़की नाबालिग है तो जो सामान्य मुकदमा बनता है इस तरह के केसेस में वही बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई भी लव जिहाद जैसा एंगल नहीं डालना चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि ये लव जिहाद पर जो ये बहस हो रही है वो वाकई में अर्थहीन है, किसी तरह का कोई तर्क संगत इसमें नजर नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है और इसे उसी नजरिए से देखना चाहिए। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। ये सब महिला सुरक्षा से जुड़े हुए मसले हैं और इनको उसी संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। ठीक है, और ये इस तरह की जो कर्मणी सेना और हिंदू समाज के जो ये लोग उठ के आ जाते हैं, हिंदू समाज के ठेकेदार की, तो लव जिहाद का मामला है। देखिए निकिता मर्डर पर किस तरह से ये उठ कर सामने आए थे और तमाम प्रदर्शन किए गए थे, उपद्रव तक फैला दिया गया था कि ये गलत हुआ है, ये लव जिहाद है। वहीं जब हाथरस कांड हुआ तो ऐसा कोई भी हिंदू समाज का संगठन उठ कर नहीं आया कि अब हम प्रदर्शन करते हैं कि ये गलत हुआ। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश को जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो इसी तरीके की सेनाओं से है। लोकतंत्र में हमारे पास एक सेना है और एक पुलिस है। हमको किसी भी तरीके की अन्य सेनाओं की जरूरत नहीं है। ये हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा रहेंगी। सर, ऐसा माना जाए कि लव जिहाद को अब एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है और चुनाव प्रचार में अब इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उससे ढेर सारा विद्वेष फैल रहा है।
बिल्कुल, समाज में विद्वेष की भावना काफी ज्यादा आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए आप हमारी डिबेट का हिस्सा रहे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के रेवाड़ी से अब जो ये मामला सामने आ रहा है, इसे भी लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है और इसके बाद से अब गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम सख्ती से इस मसले पर कार्रवाई कर रहे हैं। दोनों युवक युवतियों को जो है ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार इस विषय पर भी काम कर रही है कि कैसे लव जिहाद को लेकर कानून बनाया जाए। अब बात यहां पर यह है कि लव जिहाद के नाम पर जिस तरह की सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश इन राजनेताओं की तरफ से की जा रही है, ये उसमें कितने सफल हो पाते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।